नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में मैं तिलोकाराम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 6 पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है नगरीय अधिवास। आइए शुरुआत करते हैं। नगरीय अधिवासियों की अर्थव्यवस्था निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय और अन्य सेवाओं पर निर्भर करती है। यानी नगरीय अधिवासियों के लोग इन कार्यों में संलग्न रहते हैं, ज्यादातर गैर प्राथमिक कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में नगरीय अर्थव्यवस्था द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों पर निर्भर करती है। जैसा कि अपने पूर्व में अध्ययन किया था कि ग्रामीण अधिवासियों की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्य पालन, खनन आदि पर निर्भर करती है या यहाँ के लोग इन कार्यों में संलग्न रहते हैं, जबकि नगरीय अधिवासियों के लोग ज्यादा गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। अब अपने देखते हैं नगरीय अधिवासियों की विशेषताएं। नगरीय अधिवासियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। एक नंबर है उच्च जनसंख्या घनत्व। यानी शहरों में रोजगार आदि के साधन अधिक होने के कारण लोग घने बसे हुए होते हैं। यहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 2 नंबर है त्वरित गतिशीलता। यहाँ पर त्वरित गतिशीलता देखने को मिलती है। लोगों के घर से बाहर निकलते ही कोई भी साधन, ऑटो आदि तुरंत मिल जाता है। इस प्रकार वो त्वरित गति से अपने कार्य कर पाते हैं। 3 नंबर है पक्की सड़कें एवं पक्के मकान। नगरों में हम पक्की सड़कें एवं पक्के मकान अधिक देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर अधिक सुविधाएं होती है, रोजगार के साधन अच्छे होते हैं, लोगों की आय भी अच्छी होती है। 4 नंबर है रोजगार की उपलब्धता। नगरों में औद्योगिक संस्थान आदि ज़्यादा होते हैं और गैर प्राथमिक कार्य वहाँ पर खूब होते हैं, इसलिए रोजगार के साधन अच्छे होते हैं यहाँ। 5 नंबर है यातायात की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन। नगरों में यातायात की यानी व्यक्तिगत और सार्वजनिक साधन पर्याप्त होते हैं। आगे देख रहे हैं अपने उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधा। नगरों में उच्च शिक्षण संस्थान एवं गहन चिकित्सा सुविधा मिलती है। 7 नंबर है 50% से अधिक जनसंख्या का गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना। काफी इंपॉर्टेंट है ये। नगरों की यानी 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। 8 नंबर है जटिल श्रम विभाजन। यानी नगरों में जटिल श्रम विभाजन देखने को मिलता है, विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। 9 नंबर है सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव। नगरों में सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव पाया जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा था, गांवों में सामाजिक प्रगाढ़ता अधिक पाई जाती है। नगरों में लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो अपने पड़ोसी को भी इतना अधिक नहीं जानते हैं और एक दूसरे की सहायता करने का भाव अधिक नहीं पाया जाता है, जैसा कि गाँव में पाया जाता है। 10 नंबर है तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर। नगरों में तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर देखने को मिलता है। एक और लोग फुटपाथ पर भी सोते हैं और दूसरी ओर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें होती है, अच्छे अच्छे महल होते हैं। तो कहीं पर कुछ लोग जो कि झोंपड़ियों में भी रहते हैं, कच्चे मकानों में भी रहते हैं। यानी तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर पाया जाता है। आगे अपने देख रहे हैं नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं। विश्व में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के सामान्य आधार जनसंख्या का आकार, मानव व्यवसाय, प्रशासनिक ढांचा और आवश्यक दशाएं है। अब अपने सर्वप्रथम देखते हैं जनसंख्या का आकार। यानी किसी भी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में मानने के लिए ये विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक मानदंड है। पहला है जनसंख्या का आकार।
अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या आकार को प्रमुख माना है। विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या की न्यूनतम सीमा डेनमार्क, स्वीडन एवं फिनलैंड में 250, यानी इन देशों में नगरीय क्षेत्र में आने के लिए न्यूनतम जो जनसंख्या सीमा है वो कितनी है? 250। आइसलैंड में 300, कनाडा व वेनेजुएला में 1000 है नगरीय क्षेत्र में आने के लिए। फिर आगे अपने देख रहे हैं कोलंबिया में ये सीमा 1500 है, यानी 1500 जनसंख्या होनी चाहिए न्यूनतम। पुर्तगाल एवं अर्जेंटीना में 2000 न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए नगरीय क्षेत्र के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500 न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। और जापान में यह है 3000, यानी न्यूनतम 3000 जनसंख्या होनी चाहिए। और अपने भारत में देखते हैं 5000 व्यक्ति निर्धारित है, यानी भारत में नगरीय क्षेत्र के लिए 5000 व्यक्ति निर्धारित है। और इसके साथ ही जनसंख्या घनत्व, गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या ये भी देखी जाती है। भारत में 5000 जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए एवं प्राथमिक व्यवसाय में लगी जनसंख्या को भी देखा जाता है। अब आगे अपने देख रहे हैं व्यावसायिक संरचना, यानी व्यावसायिक संरचना। नगरीय बस्ती के लिए जनसंख्या के आधार के अतिरिक्त इटली जैसे कुछ देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए, यानी इटली जैसे कुछ देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्य है उनमें संलग्न होनी चाहिए। और भारत में ये मापदंड 75% है। भारत में ये मापदंड कितना है? 75%। 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। यहाँ प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों के लिए मापदंड माना गया है। अब अपने देखते हैं प्रशासन। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में सम्मिलित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को ही मापदंड माना जाता है, यानी प्रशासनिक ढांचे को ही मापदंड माना जाता है। जैसे भारत में किसी नगर में नगर पालिका, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सम्मिलित होने पर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होने पर उसे नगरीय बस्ती माना जाता है, यानी नगर पालिका, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होने पर उसे नगरीय बस्ती माना जाता है। ब्राजील और बोलीविया में जनसंख्या के आकार के स्थान पर प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। अब अपने अगला पॉइंट है आवश्यक दशाएं। विश्व में नगरीय केंद्रों की गणना संपादित कार्यों के आधार पर की जाती है, जैसे अवकाश, पर्यटन स्थल की आवश्यक दशाएं, औद्योगिक नगर, समुद्री पतन नगर, सेना नगरों से भिन्न होती है। यानी विश्व में नगरीय केंद्रों की गणना वहाँ के संपादित कार्यों के आधार पर की जाती है, जैसे अवकाश जहाँ पर लोग हॉलिडे मनाने के लिए आते हो, पर्यटन इसी प्रकार से पर्यटन केंद्र हो उसकी आवश्यक दशाएं, औद्योगिक नगर या सेना नगर। तो इस प्रकार अपने पढ़ा कि विश्व में नगरीय केंद्रों की गणना संपादित कार्यों के आधार पर जैसे अवकाश, पर्यटन स्थल की आवश्यक दशाएं, औद्योगिक नगर, समुद्री पतन और सेना नगरों से भिन्न होती है। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें।